आइए आज कथा मंजरी में मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानियों में से एक कहानी कर्तव्य और प्रेम का संघर्ष सुनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्तव्य और प्रेम का संघर्ष। जब तक विरजन ससुराल से न आई थी तब तक उसकी दृष्टि में एक हिंदू पतिव्रता के कर्तव्य और आदर्श का कोई नियम स्थिर न हुआ था। घर में कभी पति संबंधी चर्चा भी न होती थी। उसने स्त्री धर्म की पुस्तकें अवश्य पढ़ी थी, परंतु उनका कोई चिरस्थायी प्रभाव उस पर न हुआ था। कभी उसे ध्यान ही न आता था कि यह घर मेरा नहीं है और मुझे बहुत शीघ्र ही यहाँ से जाना पड़ेगा। परंतु जब वह ससुराल में आई और अपने प्राणनाथ पति को प्रतिक्षण आँखों के सामने देखने लगी तो स्नेह स्नेह चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होने लगा। ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म और क्या उसके निर्वाह की रीति है। अगली बातें स्वप्नवत जान पड़ने लगी। हाँ, जिस समय स्मरण हो आता कि अपराध मुझसे हुआ है जिसकी कालिमा को मैं मिटा नहीं सकती, तो स्वयं लज्जा से मस्तक झुका लेती और अपने को उससे आश्चर्य होता कि मुझे लल्लू के सम्मुख जाने का साहस कैसे हुआ। कदाचित इस घटना को वह स्वप्न समझने की चेष्टा करती, तब लल्लू का सौजन्यपूर्ण चित्र उसे सामने आ जाता और वह हृदय से उसे आशीर्वाद देती। परंतु आज जब प्रताप चंद्र की क्षुद्र हृदयता से उसे यह विचार करने का अवसर मिला कि लल्लू उस घटना को अभी भूला नहीं है, उसकी दृष्टि में अब मेरी प्रतिष्ठा नहीं रही, यहाँ तक कि वह मेरा मुख भी नहीं देखना चाहता, तो उसे ग्लानिपूर्ण क्रोध उत्पन्न हुआ। प्रताप की ओर से चित्त लीन हो गया और उसकी जो प्रेम और प्रतिष्ठा उसके हृदय में थी वह पल भर में जल कण की भांति उड़ने लगी। स्त्रियों का चित्त बहुत शीघ्र प्रभावग्राही होता है। जिस प्रताप के लिए वह अपना अस्तित्व धूल में मिला देने को तत्पर थी, वही उसके एक बाल व्यवहार को भी क्षमा नहीं कर सकता। क्या उसका हृदय ऐसा संकीर्ण है? यह विचार विरजन के हृदय में कांटे की भांति खटकने लगा। आज से विरजन की सजीवता लुप्त हो गई। चित्त पर एक बोझ सा रहने लगा। सोचती कि जब प्रताप मुझे भूल गए और मेरी रत्ती भर भी प्रतिष्ठा नहीं करते, तो इस शोक से मैं क्यों अपने प्राण भुलाऊं। जैसे राम तुलसी से, वैसे तुलसी राम से। यदि उन्हें मुझसे घृणा है, यदि वह मेरा मुख नहीं देखना चाहते हैं, तो मैं भी उनका मुख देखने से घृणा करती हूँ और मुझे उनसे मिलने की इच्छा नहीं। अब वह अपने ही ऊपर झल्ला उठती कि मैं प्रतिक्षण उन्हीं की बातें क्यों सोचती हूँ और संकल्प करती कि अब उनका ध्यान भी मन में ना आने दूंगी। पर तनिक देर में ध्यान फिर उन्हीं की ओर जा पहुँचता और वे विचार उसे बेचैन करने लगते। हृदय की संताप को शांत करने के लिए वह कमलाचरण को सच्चे प्रेम का परिचय देने लगी। वह थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता तो उसे उलाहना देती। जितने रुपए जमा करके रखे थे वे सब दे दिए कि अपने लिए सोने की घड़ी और चैन मोल ले लो। कमला ने इनकार किया तो उदास हो गई। कमला यूँ ही उसका दास बना हुआ था। उसके प्रेम का बाहुल्य देखकर और भी जान देने लगा। मित्रों ने सुना तो धन्यवाद देने लगे। मियाँ हमीद और सैयद अपने भाग्य को धिक्कारने लगे कि ऐसी स्नेही स्त्री हमको ना मिली। तुम्हें वह बिन मांगे ही रुपए देती है और यहाँ स्त्रियों के खींचतान से नाक में दम है। चाहे अपने पास कानी कौड़ी ना हो, पर उनकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए, नहीं तो प्रलय मच जाए। अजी और क्या कहें। कभी घर में एक बीड़े पान के लिए भी चले जाते हैं तो वहाँ भी 10-5 उल्टी सीधी सुने बिना नहीं चलता। ईश्वर हमको भी तुम्हारी सी बीवी दे। यह सब था। कमलाचरण भी प्रेम करता था और ब्रिजरानी भी प्रेम करती थी, परंतु प्रेमियों को संयोग से जो हर्ष प्राप्त होता है उसका विरजन के मुख पर कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। वह दिन दिन दुबली और पतली होती जाती थी। कमलाचरण शपथ दे देकर पूछता कि तुम दुबली क्यों होती जाती हो।
उसे प्रसन्न करने के जो जो उपाय हो सकते करता। मित्रों से भी इस विषय में सम्मति लेता, पर कुछ लाभ न होता। वृजरानी हंसकर कहती, क्या करती, तुम कुछ चिंता न करो, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। यह कहते कहते उठकर उसके बालों में कंघी लगाने लगती या पंखा झलने लगती। इन सेवा और सत्कारों से कमलाचरण फूला न समाता, परंतु लकड़ी के ऊपर रंग और रोगन लगाने से वह कीड़ा नहीं मरता जो उसके भीतर बैठा हुआ उसका कलेजा खाए जाता है। यह विचार कि प्रताप चंद मुझे भूल गए और मैं उनके में गिर गई, शूल की भांति उसके हृदय को व्यथित किया करता था। उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि बिस्तर पर से उठना तक कठिन हो गया। डॉक्टरों की दवाई होने लगी। उधर प्रताप चंद्र का प्रयाग में जी लगने लगा था। व्यायाम का तो उसे व्यसन था ही, वहाँ उसका बड़ा प्रचार था। मानसिक बोझ हल्का करने के लिए शारीरिक श्रम से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। प्रातः कसरत करता, सायंकाल और फुटबॉल खेलता, 8-9 बजे रात तक वाटिका की सैर करता। इतने परिश्रम के पश्चात चारपाई पर गिरता तो प्रभात होने ही पर आँख खुलती। 6 ही मास में क्रिकेट और फुटबॉल का कप्तान बन बैठा और 2-3 मैच ऐसे खेले कि सारे नगर में धूम हो गई। आज क्रिकेट में अलीगढ़ के निपुण खिलाड़ियों से उनका सामना था। ये लोग हिंदुस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ियों को परास्त कर विजय का डंका बजाते यहाँ आए थे। उन्हें अपने विजय में तनिक भी संदेह न था, पर प्रयाग वाले भी निराश न थे। उनकी आशा प्रताप चंद्र पर निर्भर थी। यदि वह आध घंटे भी जम गया तो रनों के ढेर लगा देगा, और यदि इतनी ही देर तक उसका गेंद चल गया तो फिर इधर का वारा न्यारा है। प्रताप को कभी इतना बड़ा मैच खेलने का संयोग न मिला था। कलेजा धड़क रहा था कि न जाने क्या हो। 10 बजे खेल प्रारंभ हुआ। पहले अलीगढ़ वालों के खेलने की बारी आई। 2-2.5 घंटे तक उन्होंने खूब करामात दिखलाई। 1 बजते बजते खेल का पहला भाग समाप्त हुआ। अलीगढ़ ने 400 रन किए। अब प्रयाग वालों की बारी आई, पर खिलाड़ियों के हाथ पांव फूले हुए थे। विश्वास हो गया कि हम न जीत सकेंगे। अब खेल का बराबर होना कठिन है। इतने रन कौन करेगा? अकेला प्रताप क्या बना लेगा? पहला खिलाड़ी आया और तीसरे गेंद में विदा हो गया। दूसरा खिलाड़ी आया और कठिनता से 5 गेंद खेल सका। तीसरा आया और पहले ही गेंद में उड़ गया। चौथे ने आकर 2-3 हिट लगाए, पर जम न सका। 5वें साहब कॉलेज में से एक थे, पर यहाँ उनकी भी एक न चली। थापी रखते ही रखते चल दिए। अब प्रताप चंद्र दृढ़ता से पैर उठाता, बैट घुमाता मैदान में आया। दोनों पक्ष वालों ने करतल ध्वनि की। प्रयोग वालों की अकथनीय थी। प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि प्रताप चंद्र की ओर लगी हुई थी। सबके हृदय धड़क रहे थे। चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ लोग दूर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रताप की विजय हो। देवी देवता स्मरण किए जा रहे थे। पहला गेंद आया, प्रताप ने खली दिया। प्रयोग वालों का साहस घट गया। दूसरा आया, वह भी खाली गया। प्रयाग वालों का कलेजा नाभि तक बैठ गया। बहुत से लोग छतरी संभाल घर की ओर चले। तीसरा गेंद आया, एक पड़ाके की ध्वनि हुई और गेंद लू की भांति गगन भेदन करता हुआ हिट पर खड़े होने वाले खिलाड़ी से 100 गज और गिरा। लोगों ने तालियां बजाई। सूखे धान में पानी पड़ा। जाने वाले ठिठक गए। निरसे को आशा बंधी। चौथा गेंद आया और पहले गेंद से 10 गज आगे गिरा। फील्डर चौके। हिट पर मदद पहुंचाई। 5वां गेंद आया और कट पर गया। इतने में ओवर हुआ। बॉलर बदले। नए बॉलर पूरे बधिक थे। घातक गेंद फेंकते थे, पर उनके पहले ही गेंद को प्रताप के आकाश में भेजकर सूर्य से स्पर्श करा दिया। फिर तो गेंद और उसकी थापी में मैत्री सी हो गई।
गेंद आता और थापी से पार्श्व ग्रहण करके कभी पूर्व का मार्ग लेता, कभी पश्चिम का, कभी उत्तर का और कभी दक्षिण का। दौड़ते दौड़ते फील्डरों की सांसें फूल गई। प्रयाग वाले उछलते थे और तालियां बजाते थे। टोपियां वायु में उछल रही थी। किसी ने रुपए लुटा दिए और किसी ने अपनी सोने की जंजीर लुटा दी। विपक्षी सब मन में कुड़ते, झल्लाते, कभी क्षेत्र का क्रम परिवर्तन करते, कभी बॉलर परिवर्तन करते, पर चातुरी और क्रीड़ा कौशल निरर्थक हो रहा था। गेंद की थापी से मित्रता दृढ़ हो गई थी। पूरे 2 घंटे तक प्रताप पड़ाके, बम, गोले और हवाइयाँ छोड़ता रहा और फील्डर गेंद की ओर इस प्रकार लपकते जैसे बच्चे चंद्रमा की ओर लपकते हैं। रनों की संख्या 300 तक पहुंच गई। विपक्षियों के छक्के छूटे। हृदय ऐसा भर्रा गया कि एक गेंद भी सीधा था। यहाँ तक कि प्रताप ने 50 रन और किए और अब उसने अंपायर से तनिक विश्राम करने के लिए अवकाश मांगा। उसे आता देखकर सहस्त्रों मनुष्य उसी ओर दौड़े और उसे बारी बारी से गोद में उठाने लगे। चारों ओर भगदड़ मच गई। सैकड़ों छाते, छड़ियाँ, टोपियाँ और जूते ऊर्ध्वगामी हो गए, मानो वे भी उमंग में उछल रहे थे। ठीक उसी समय तार घर का चपरासी बाइसिकल पर आता हुआ दिखाई दिया। निकट आकर बोला, प्रताप चंद किसका नाम है? प्रताप ने चौंक कर उसकी ओर देखा और चपरासी ने तार का लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। उसके पड़ते ही प्रताप का बदन पीला हो गया। दीर्घ श्वास लेकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, यारो, अब मैच का निपटारा तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपना कर्तव्य पालन कर दिया। इसी डाक से घर चला जाऊंगा। यह कहकर वह बोर्डिंग हाउस की ओर चला। सैकड़ों मनुष्य पूछने लगे, क्या है, क्या है? लोगों के मुख पर उदासी छा गई, पर उसे बात करने का कहाँ अवकाश। उसी समय तांगे पर चढ़ा और स्टेशन की ओर चला। रास्ते भर उसके मन में तर्क वितर्क होते रहे। बार बार अपने को धिक्कार देता कि क्यों न चलते समय उससे मिल लिया। न जाने अब भेंट हो कि न हो। ईश्वर न करे कहीं उसके दर्शन से वंचित रहूं। यदि रहा तो मैं भी मुंह में कालिख पोत कहीं मर रहूँगा। यह सोचकर कई बार रोया। 9 बजे रात को गाड़ी बनारस पहुंची। उस पर से उतरते ही सीधा श्यामाचरण के घर की ओर चला। चिंता के मारे आंखें डबडबाई हुई थी और कलेजा धड़क रहा था। डिप्टी साहब सिर झुकाए कुर्सी पर बैठे थे। कमला डॉक्टर साहब के यहाँ जाने को उद्यत था। प्रताप चंद्र को देखते ही दौड़कर लिपट गया। श्यामाचरण ने भी गले लगाया और बोले, क्या अभी सीधे इलाहाबाद से चले आ रहे हो? प्रताप, जी हाँ। आज माता जी का तार पहुँचा कि विरजन की बहुत बुरी दशा है। क्या अभी वही दशा है? श्यामाचरण, क्या कहूँ, इधर 2-3 माह से दिनों दिन उसका शरीर क्षीण होता जाता है। औषधियों का कुछ भी असर नहीं होता। देखें ईश्वर की क्या इच्छा है। डॉक्टर साहब तो कहते हैं क्षय रोग है, पर वैद्यराज जी हृदय दौर्बल्य बतलाते हैं। विरजन को जब सूचना मिली कि प्रताप चंद्र आए हैं, तब से उसका हृदय में आशा और भय घुड़दौड़ मची हुई थी। कभी सोचती कि घर आए होंगे, चाची ने बरबस ठेल ठाल कर यहाँ भेज दिया होगा। फिर ध्यान हुआ हो न हो मेरी बीमारी का समाचार पा घबरा कर चले आए हों, परंतु नहीं, उन्हें मेरी ऐसी क्या चिंता पड़ी है। सोचा होगा कहीं मर न जाए, चलूँ सांसारिक व्यवहार पूरा करता आऊँ। उन्हें मेरे मरने जीने का क्या सोच। आज मैं भी महाशय से जी खोलकर बातें करूँगी, पर नहीं, बातों की आवश्यकता ही क्या है। उन्होंने चुप साधी है तो मैं क्यों बोलूँ। बस इतना कह दूँगी कि बहुत अच्छी हूँ और आपके कुशल की कामना रखती हूँ, फिर मुख न खोलूँगी। और मैं यह मैली कुचैली साड़ी क्यों पहने हूँ, जो अपने सहदेवी न हो उसके आगे हवेश बनाए रखने से लाभ। वह अतिथि की भांति आए हैं, मैं भी पाहुनी के भांति उनसे मिलूँगी। मनुष्य का चित्त कैसा चंचल है।
जिस मनुष्य की अकृपा ने विरजन की यह गति बना दी थी, उसी को जलाने के लिए ऐसे ऐसे उपाय सोच रही है। 10 बजे का समय था। माधवी बैठी पंखा झल रही थी। औषधियों की शीशियाँ इधर उधर पड़ी हुई थी और विरजन चारपाई पर पड़ी हुई यही सब बातें सोच रही थी। प्रताप घर में आया। माधवी चौंक कर बोली, बहन उठो, आ गए। विरजन झपट कर उठी और चारपाई से उतरना चाहती थी कि निर्बलता के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रताप ने उसे संभाला और चारपाई पर लिटा दिया। हाँ, यह वही विरजन है जो आज से कई मास पूर्व रूप एवं लावण्य की मूर्ति थी, जिसके मुखड़े पर चमक और आंखों में हंसी का वास था, जिसका भाषण, श्यामा का गाना और हंसना मन को लुभाता था। वह रसीली आंखों वाली, मीठी बातों वाली विरजन आज केवल अस्थि चर्मावशेष है, पहचानी नहीं जाती। प्रताप की आंखों में आंसू भर आए। कुशल पूछना चाहता था, पर मुख से केवल इतना निकला, विरजन, और नेत्रों से जल बिंदु बरसने लगे। प्रेम की आंखें मन भावों को परखने की कसौटी है। विरजन ने आंखें उठाकर देखा और अश्रु बिंदियों ने उसके मन का सारा मैल धो दिया। जैसे कोई सेनापति आने वाले युद्ध का चित्र मन में सोचता है और शत्रु को अपनी पीठ पर देखकर बदहवास हो जाता है और उसे निर्धारित चित्र का कुछ ध्यान भी नहीं रहता, उसी प्रकार विरजन प्रताप चंद्र को अपने सम्मुख देखकर सब बातें भूल गई जो अभी पड़ी पड़ी सोच रही थी। वह प्रताप को रोते देखकर अपना सब दुख भूल गई और चारपाई से उठकर आंचल से आंसू पोंछने लगी। प्रताप, जिसे अपराधी कह सकते हैं, इस समय दिन बना हुआ था और विरजन, जिसने अपने को सककर इस शक तक पहुंचाया था, रो रोकर उससे कह रही थी, लल्लू चुप रहो, ईश्वर जानता है मैं भली भांति अच्छी हूँ। मानो अच्छा न होना उसका अपराध था। स्त्रियों की संवेदनशीलता कैसी कोमल होती है। प्रताप चंद्र, एक साधारण संकोच ने विरजन को इस जीवन से उपेक्षित बना दिया था। आज आंसू कुछ बूंदों की उसके हृदय के उस संताप, उस जलन और उस अग्नि को शांत कर दिया जो कई महीनों से उसके रुधिर और हृदय को जला रही थी। जिस रोग को बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर अपनी औषधि तथा उपाय से अच्छा न कर सके, उसे अश्रु बिंदियों ने क्षण भर में चंगा कर दिया। क्या वह पानी के बिंदु अमृत के बिंदु थे? प्रताप ने धीरज धरकर पूछा, विरजन, तुमने अपनी क्या गति बना रखी है? विरजन हंसकर, यह गति मैंने नहीं बनाई, तूने बनाई है। प्रताप, माताजी का तार न पहुंचा तो मुझे सूचना भी न होती। विरजन, आवश्यकता ही क्या थी? जिसे भुलाने के लिए तो तुम प्रयाग चले गए, उसके मरने जीने की तुम्हें क्या चिंता? प्रताप, बातें बना रही हो, पराये को क्यों पत्र लिखती? विरजन, किसे आशा थी कि तुम इतनी दूर से आने का या पत्र लिखने का कष्ट उठाओगे? जो द्वार से आकर फिर जाए और मुख देखने से घृणा करे, उसे पत्र भेजकर क्या करती? प्रताप, उस समय लौट जाने का जितना दुख मुझे हुआ, मेरा चित्त ही जानता है। तुमने उस समय तक मेरे पास कोई पत्र न भेजा था। मैं समझा अब सुध भूल गई है। विरजन, यदि मैं तुम्हारी बातों को सच न समझती होती तो कह देती, ये सब सोची हुई बातें हैं। प्रताप, भला जो समझो, अब यह बताओ कि कैसा जी है? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, ऐसा मुख फीका पड़ गया है। विरजन, अब अच्छी हो जाऊंगी, औषधि मिल गई। प्रताप संकेत समझ गया। हाँ, शोक, मेरी तनिक सी चूक ने यह प्रलय कर दिया। देर तक उसे समझाता रहा और प्रातःकाल जब वह अपने घर चला तो विरजन का बदन विकसित था। उसे विश्वास हो गया था कि लल्लू मुझे भूले नहीं हैं और मेरी सुध और प्रतिष्ठा उनके हृदय में विद्यमान है। प्रताप ने उसके मन से वह कांटा निकाल दिया जो कई मास से खटक रहा था और जिसने उसकी यह गति कर रखी थी। एक ही सप्ताह में उसका मुख स्वर्ण हो गया, मानो कभी बीमारी ही न थी।
नमस्कार मित्रों, अभी आप प्रेमचंद जी की लिखी कहानी कर्तव्य और प्रेम का संघर्ष सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।